नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 के हिंदी व्याकरण के पाठ 7 समास का अध्ययन करेंगे और समास के बारे में जानेंगे कि समास है क्या। तो क्योंकि ये आप लोगों की कक्षा में पहली बार ये शब्द आया है तो आप भी इसको जानने के लिए इच्छुक होंगे, जिज्ञासु होंगे। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं, इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जो शब्द है समास, समास को अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं और इसका जो अर्थ है वो है संक्षिप्त करना या छोटा करना। तो जैसे कि हम लोग जब वाक्य बोलते हैं, कुछ वाक्यांश बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि अपनी बात को हम कम से कम शब्दों में कह पाएँ और जिसका पूर्ण अर्थ रहे। तो हम जब ऐसे शब्दांशों ऐसे वाक्यांशों के लिए, ऐसे वाक्यों के लिए जब कोई एक शब्द प्रयोग करते हैं तो वह उसका समास कहलाता है, सामासिक रूप कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ऊपर। सारिका ने दही में डूबा हुआ बड़ा खाया। तो अभी ये आपको जो वाक्य है ये क्यों थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आप पहले से ही इसका सामासिक पद अपने वाक्य में बोलने में प्रयोग करते हैं प्रायः, तो इसीलिए आपको इसलिए बड़ा लग रहा है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। पहला जो वाक्यांश है ये दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये कितने 1 2 3 4 5 शब्दों का जो वाक्यांश है इसको किसमें सिर्फ एक ही शब्द में लिख दिया। तो यही संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, ये जो छोटा करने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस जो है, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटा करने की प्रक्रिया है वो क्या है, समास कहलाती है, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि दूसरा वाक्य देखिए आप। रक्षाबंधन पर भाई और बहन घर आए। अब भाई और बहन को इतना लंबा ना लिख करके भाई और बहन, सिर्फ भाई बहन लिख दिया। ठीक है, जैसे कि आप दूसरा शब्दांश देख रहे, वाक्यांश देख रहे हैं, भाई और बहन मतलब भाई बहन। तो ये जो बीच में जो डैश है, जो ये चिन्ह लगाया है, योजक चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये इसका मतलब है भाई और बहन, मतलब ये दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों की अपनी अपनी महत्ता है, दोनों ही शब्द की। ऐसे ही है घोड़े पर सवार यानी घुड़सवार। यहाँ पर ये वाक्य देखिएगा आप। इस वाक्य में क्या है, मैंने घोड़े पर सवार से मुलाकात की। अब घोड़े पर सवार जो व्यक्ति है उससे मुलाकात की, तो घोड़े पर सवार को क्या बोलेंगे, घुड़सवार। तो सीधे सीधे हम इसको क्या लिखेंगे, मैंने घुड़सवार से मुलाकात की। तो ये इसका संक्षिप्तीकरण हो गया, मतलब छोटा, इसको छोटा करना हो गया। तो इसकी हिंदी में बहुत अहम भूमिका है समास की। और आइए समास के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं हम। समास का शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। उदाहरण के लिए राजा का महल कहने के स्थान पर हम क्या कह देते हैं, राजमहल कहना। ठीक है, तो राजमहल का अर्थ भी क्या है, राजा का महल है। तो हम राजा का महल यानी बहुत, जो थोड़ा सा लंबा हो गया ये वाक्यांश, और हम कहेंगे राजमहल, तो उससे ही वही बोध होगा जो कि राजा का महल से होगा। ये ज़्यादा उपयुक्त होगा और कम समय लगेगा इसको बोलने में भी और लिखने में भी और समझने में भी। इससे स्पष्ट है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर ही सामासिक शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, सामासिक पद जो होता है, जो बनता है, वो कैसे बनता है, कम से कम उसके लिए ज़रूरी कितना क्या है, कम से कम 2 शब्द होना ज़रूरी है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर। इस प्रक्रिया में 2 पदों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप करने से दोनों पद पास आ जाते हैं। ठीक है, लोप करने का मतलब होता है हटा देना। ठीक है, तो क्या है, इस प्रक्रिया में 2 पदों, पद मतलब होता है शब्द, पद किसे कहते हैं, शब्दों को। तो 2 शब्दों के बीच आने वाले कुछ व्याकरणिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे कि व्याकरण शब्द कौन से, पर, तो इनका लोप हो गया, मतलब इनको हटा दिया तो घुड़सवार हो गया। ऐसे ही और, तो और को हटा दिया तो भाई बहन हो गया।
ऐसे ही दही में डूबा हुआ बड़ा, तो ये शब्द जब हटाए तो क्या हुआ, दही बड़ा हो गया। तो इनको हटा देने पर यानी व्याकरणिक शब्दों का लोप करने से क्या होता है, और जो दोनों शब्द होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, तो क्या, दो या दो से अधिक, कैसे, परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर मतलब एक दूसरे से संबंध रखने वाले शब्द, कैसे शब्द, दो या दो से अधिक शब्द समूह, शब्दों के समूह को संक्षिप्त कर देना मतलब छोटा करने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस को समास कहते हैं, यह समास कहलाती है। ठीक है, अब समास तो हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसे समास, अब उससे समास कहेंगे, लेकिन समास के करने पर क्या होगा, समास करने के उपरांत जो एक शब्द बनता है, अब समास तो हमने कर दिया मतलब छोटा कर दिया, तो उसके बाद जो एक शब्द बनेगा, जैसे कि यहाँ बना था भाई बहन या घुड़सवार, तो वह क्या कहलाएगा, समस्त पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, समस्त पद। तो जैसे कि अब यहाँ पर था दही बड़ा, ये क्या है, समस्त पद कहलाया। भाई बहन, ये भी समस्त पद कहलाया। मतलब जो हमने संक्षिप्तीकरण किया या छोटा किया तो वो क्या कहलाएगा, उसका समस्त पद कहलाएगा। ठीक है, या सामासिक पद कहलाएगा, समस्त पद या सामासिक पद। जैसे कि शब्द जमा शब्द, समस्त पद या सामासिक पद। तो इतना आपको समझ में आ गया कि जब हम छोटा करेंगे और छोटा करने पर जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा, जो परिणाम मिलेगा, जो हमें क्या कि जो शब्द बनकर आएगा, एक शब्द बनेगा, वो क्या कहलाएगा, समस्त पद या सामासिक पद कहलाएगा। इसके बाद अब दूसरी चीज़ देखिए इसमें, समास विग्रह। समास विग्रह क्या है, समस्त पद को, जो हमारा हमने समस्त पद बनाया है, ठीक है, तो समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की विधि समास विग्रह कहलाती है। मतलब जैसे था वैसे ही कर देना। जो हमने शॉर्ट किया तो वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाया, लेकिन हमने वापस इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, बड़ा कर दिया जैसे पहले था, तो वह समास विग्रह कहलाया। अलग अलग कर देना, जैसे कि आपने संधि में देखा था, संधि विच्छेद करना सीखा था, है ना, तो वैसे ही ये समास विग्रह है। संधि विच्छेद में हमने वर्णों को अलग अलग करना होता है और समास विग्रह में हमें शब्दों को अलग अलग करना होता है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। समझ में आया कि हमें संधि में वर्णों को यानी अक्षरों को अलग अलग करना होता है, ठीक है, और समास विग्रह में हमें शब्दों को अलग अलग करना होता है। तो विग्रह जो करते हैं तो ये इसका समास विग्रह कहलाता है, अलग अलग करते हैं तो। और विग्रह का समास जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है, शब्द अलग अलग करना। विग्रह मतलब अलग अलग कर देना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ समस्त या समासिक पद दिए हुए हैं, जैसे दाल भात। ठीक है, तो दाल भात मतलब दाल और भात। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर दाल और भात को जब दाल भात करके लिखेंगे तो वह समस्त पद कहलाएगा, और जब दाल भात को दाल और भात करके लिखेंगे तो वह समास विग्रह कहलाएगा। मतलब ये प्रोसेस है। ठीक है, एक क्रिया से दूसरी क्रिया में। जैसे राष्ट्रपिता, ठीक है, तो राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्र का पिता। ठीक है, तो ये समास विग्रह हो गया। ऐसे चौराहा, चार राहों का समूह, ये क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। ऐसे ही आगे है रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने ये तो जान लिया समास हम किसे कहते हैं। समास किसे कहते हैं, हम परस्पर संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके लिखने को की प्रक्रिया जो होती है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, और समस्त पद किसे कहते हैं, समास करने के बाद जो शब्द हमें मिलता है उसे हम समस्त पद कहते हैं, और जो समस्त पद होता है उसको फिर से हमें विग्रह जब करते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। तो इतना हम लोगों ने सीखा। अभी आगे जानते हैं समास के भेद।
समास के जो मुख्यतः बताए गए हैं 4 भेद होते हैं, लेकिन इसके 2 अन्य भेद होते हैं। उन भेदों को भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। जैसे कि पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुब्रीहि समास। अब इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा गया है, मतलब कि इनको काउंट क्यों नहीं करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये जो हैं किसके, तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं। ये तत्पुरुष समास है, इसके ही उपभेद कहे जाते हैं। इसलिए कोई कोई लोग इनको अलग काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ 4 भेद ही मानते हैं। लेकिन मुख्यतः जो समास है, समास के हम यहाँ पर कितने भेद काउंट करेंगे, 6 भेद काउंट करेंगे। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कि पहला भेद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का शाब्दिक अर्थ है अव्यय हो जाना। ठीक है, अव्यय मतलब कि एक की प्रधानता ना रहना। इस समास में पहले पद की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो मतलब पहला पद जो है, पद मतलब कहते हैं संख्या, मैंने पहले भी बता दिया है कि पद मतलब होता है शब्द। ठीक है, पद का मतलब क्या होता है, शब्द होता है। तो अव्यय हो जाना, अव्यय मतलब जो ना हो तरीके से, जिसकी महत्वपूर्णता कम रहे। तो इस समास में पहले की प्रधानता रहती है, जो पहला पद जो है उसकी तो प्रधानता रहती है, और जितने भी और जो संपूर्ण पद है वो प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो शब्द है यथाशक्ति। तो यथाशक्ति जो ये पद है, पहला पद जो है वो क्या है, यथा। ठीक है, तो पहले पद की प्रधानता रहती है और शक्ति यानी पहले पद के, और बाकी जो क्या है वो क्या बन जाता है, वो क्रिया बन जाता है या अव्यय बन जाता है। तो शक्ति के अनुसार। ऐसे ही आजीवन, तो जीवन पर्यंत, क्या, जीवन पर्यंत। ऐसे ही समस्त पद है भर पेट, तो पेट भर कर। भर पेट मतलब पेट भर कर। दूसरा है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है, पहला शब्द है जैसे कि प्रतिदिन है, भर पेट है, तो इसमें पहला शब्द है भर, प्रति, ये सब क्या है, ये इनकी प्रधानता है, और बाकी शब्द जो है वो अव्यय के रूप में हो गया है। जैसे कि अभी देखिएगा इन सभी पदों में पहला पद यथा, आ, भर, प्रति क्या है, ये अव्यय हो गए हैं। तो क्या है, ये अव्यय हो गए हैं। अव्यय मतलब इसकी जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, जैसे कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये ऐसे एज इट इज़ रहेंगे, तो इसलिए इसको अव्यय के रूप में कहा गया है यहाँ पर। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जहाँ समस्त पद के 2 खंडों के बीच किसी परसर्ग या कारक चिन्ह ने, को, के लिए में आदि का लोप होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि जहाँ पर पद के 2 खंडों के बीच, पद को मतलब कोई भी 2 जो शब्द है उसके बीच में क्या, किसी भी परसर्ग या कारक चिन्ह आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 5th क्लास में पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये सारे कारक चिन्ह होते हैं। ने, को, के लिए, ये सारे कारक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश में प्रपोजिशन होती है, इन, ऑन, अंडर। ठीक है, तो ये हिंदी में इनको कारक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप मतलब हटा दिए जाते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रसोई घर। रसोई घर क्या है? रसोई के लिए घर। ठीक है। तो जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे यानी कि संक्षिप्त करेंगे, छोटा करेंगे, तो जो के लिए जो शब्द है वो क्या हो जाता है? वो के लिए शब्द हट जाता है। ठीक है, लोप हो जाता है। ऐसे ही हस्तलिखित शब्द है, ये हस्तलिखित में क्या होता है? से, जैसे कि हाथ से लिखा हुआ, तो से शब्द जो है वो से हट जाएगा। ठीक है, प्रपोजिशन शब्द जो है यानी कारक चिन्ह जो है वो हट जाएगा। ऐसे ही शरणागत। शरणागत में जो शब्द है में, ये क्या है? शरणागत में आया हुआ। तो जब शरणागत बनाएंगे तो शरण में आया हुआ जो समास विग्रह है इसका, तो क्या होगा? इसमें से में शब्द हट जाएगा, शरणागत हो जाएगा। और जब फिर से समास विग्रह करेंगे तो फिर से हम इसमें में लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद है पवन पुत्र। पवन पुत्र मतलब पवन का पुत्र। ठीक है, तो इसमें भी जब हम समस्त पद बनाएंगे तो का हट जाएगा, लेकिन जब हम समास विग्रह करेंगे तो का इसमें लगा देंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? हम क्या करते हैं? कारक चिन्ह को हटा देते हैं। के, ने, को, के लिए, में, पर, ये सारे शब्द को क्या करते थे? हटा देते हैं जब हम क्या करते हैं? समस्त पद बनाते हैं, मतलब समस्त पद में चेंज करते हैं। और जब हम समास विग्रह करते हैं तब वापस हम वही वाले चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। इसके बाद में है आपका, ये देखो आपको दे रखा है यहाँ पर, कर्मधारय समास तथा द्विगु समास तत्पुरुष के ही उपभेद होते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले द्वंद्व समास के बारे में जान लेते हैं। जिस समास में दोनों खंड समान हो, दोनों खंड मतलब दोनों ही शब्द समान हो, प्रधान हो, मुख्य हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इनका समास विग्रह करने पर दो पदों के बीच में और, या और अथवा लग जाता है। जैसे कि माता और पिता है, माता पिता है, तो ये जब योजक चिन्ह जो है, ये डैश जो है, इसको हटा करके क्या लग गया? और लग गया यहाँ पर, माता और पिता। ऐसे यहाँ पर राजा रंक है, तो राजा और रंक। खरा खोटा है, खरा या खोटा। सुख दुख है, सुख या दुख, या सुख अथवा दुख। तो ये शब्द यहाँ पर लग जाते हैं, जैसे और, या और अथवा। कब लगते हैं ये? जब हम समास विग्रह करते हैं। और जब समस्त पद बनाते हैं तो वापस ये शब्द कैसे बन जाते हैं? इनके बीच में योजक चिन्ह लग जाता है और ये शब्द हट जाता है। ठीक है, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह लग जाता है, इसमें डैश लग जाता है, ये ध्यान रखिएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? हम जब योजक चिन्ह लगाते हैं यानी डैश लगाते हैं, या फिर इनको हटाकर या, अथवा और लिखते हैं। ठीक है। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जो है इसमें क्या होता है? समस्त पद अपने अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ का बोध कराता है। ये देखिए सबसे बड़ी भूमिका है समास की। क्या? अपने अर्थ के अतिरिक्त, जो उसका वास्तविक अर्थ है उसके अतिरिक्त अन्य अर्थ उसका बोध कराता है, इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे कि पहला है, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, अपनी बुक में देख सकते हैं आप लोग, पीताम्बर है ये। ठीक है, तो पीताम्बर जो शब्द है इसका जो मेन जो अर्थ है, वैसे आप देखेंगे तो पीत मतलब होता है पीला और अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीले वस्त्र। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास की ये खासियत है कि यहाँ पर कि इन दोनों शब्दों के जो मुख्य जो मेन अर्थ हैं उसको लगा करके इसका कोई अन्य अर्थ लगाया जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिएगा, पीताम्बर का जो यहाँ पर इन्होंने अर्थ निकाला है, पीले कपड़े हैं जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। तो पीले कपड़े की पहचान किससे है? अर्थात श्री कृष्ण से है। ठीक है, तो पीले वस्त्र हैं जिसके, यानी पीले कपड़े हैं जिसके। तो यहाँ पर इस शब्द को मुख्य न लेकर के किसी अन्य शब्द को मुख्य माना है इन्होंने, यानी श्री कृष्ण को मुख्य माना है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि समास की खासियत है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दशानन। तो दशानन का जो मतलब होता है, दश मतलब 10, आनन मतलब मुख, तो इसका वास्तविक अर्थ है 10 मुख।
ठीक है। लेकिन जब इसका जो अर्थ निकालेंगे हम, तो इसके बहुब्रीहि समास के अनुसार 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। ठीक है। तो यहाँ पर 10 और आनन मुख्य भूमिका में नहीं है, मतलब मेन उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ये जानना कि 10 हैं आनन। मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या बताना, कि रावण के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो जो वजन जो आ रहा है बात का, वो किस पर आ रहा है, रावण पर आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए इस समास की खासियत यहाँ पर ये सिद्ध होती है कि जो शब्द होते हैं उन दोनों शब्दों का अर्थ न लेकर के किसी अन्य अर्थ को बताने में ये सक्षम होता है ये समास। जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ मतलब नीला कंठ, नीला गला। तो ये जैसे ही आपको नीलकंठ सुनने में आएगा तो आप तुरंत जान जाएंगे किसके बारे में बोला जा रहा है। नीला कंठ किसका है, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है। तो इसीलिए नीले की भूमिका नहीं बता रहे, नीले की मुख्यता नहीं, प्रधानता नहीं बता रहे हैं, ना ही कंठ की प्रधानता बता रहे हैं। प्रधानता यहाँ पर किसकी है, शिव की है। तो इन दोनों शब्द की प्रधानता ना होकर किसी अन्य शब्द के अर्थ की प्रधानता होती है। ये बहुब्रीहि समास की क्या है, विशेषता है। जैसे कि लंबोदर, अब लंबोदर मतलब लंबा है, उदर मतलब पेट। तो लंबा है पेट जिसका, लंबा है उदर जिसका, कौन है वो, गणेश। ठीक है। तो ये बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है, जिस समास के दोनों पदों में, पद मतलब दोनों शब्दों में विशेषण और विशेष्य। तो आप लोग कक्षा 5 में आप लोगों ने विशेषण की परिभाषा जानी होगी, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य भी जाना होगा कि विशेष्य किसे कहते हैं। ठीक है। तो विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। नहीं, जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, और दो शब्द विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। या फिर क्या, उपमान और उपमेय। ठीक है। उपमान और उपमेय मतलब जहाँ समानता होती है। ठीक है। उपमेय की उपमान से समानता होती है, मतलब दो चीज़ों का समान बताना, इसका संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये शब्द आपके लिए नया है, उपमान और उपमेय, तो इसको थोड़ा समझने में आपको देर लगेगी। विशेषण और विशेष्य से आप समझ सकते हैं। देखिएगा, जैसे समस्त पद जो है इसका, इससे जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होता है, काली मिर्च। ठीक है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, काली मिर्च बोलते हैं ना। तो काली मिर्च जब ये शब्द है, अब जब हम इसका जब विग्रह करते हैं तो विग्रह क्या होता है, काली है जो मिर्च। ठीक है। अब काली और मिर्च, यहाँ पर दो शब्द आपके आ रहे हैं, कौन कौन से, काली और मिर्च। इसको हम इस तरीके से जान सकते हैं, काली मिर्च, तो काली, एक मिनट, काली शब्द है और मिर्च शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द विशेषण है और एक विशेष्य है। ये आपने पढ़ा है पहले 5वीं क्लास में कि विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ विशेषता कौन बता रहा है, काली। ठीक है। तो काली शब्द विशेषता बता रहा है, तो काली शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है। ठीक है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, मिर्च की। तो मिर्च क्या है, यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है। तो यहाँ पर संबंध हो गया ना दोनों का आपस में, विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया। इन दोनों शब्दों का क्या संबंध हो गया, विशेषण और विशेष्य का संबंध। तो यही हमारी परिभाषा में बताया जा रहा है कि जब दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जैसे कि इसका संबंध होता है विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो क्या होता है, ये देखिए, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का ये उपमान और उपमेय का संबंध होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक विशेषता बता रहा है और एक की विशेषता बताई जा रही है, तो एक विशेषण है और एक विशेष्य है, तो इसीलिए कौन सा समास हो गया, ये कर्मधारय समास हो गया। काली है जो मिर्च, अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कर्मधारय समास है। ऐसे नील गाय, नीली है जो गाय,
आगे है घनश्याम, घन के समान श्याम। घन मतलब बोलता है बादल, ठीक है। तो घन क्या हो गया यहाँ पर, विशेषण हो गया, और विशेषता किसकी बताई जा रही है, श्याम की। तो श्याम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ऐसे ही ये चरण कमल, कमल के समान चरण, ठीक है। तो कमल के समान चरण, तो चरण की विशेषता बताई जा रही। अब यहाँ पर देखिए विशेषता नहीं है, ये आपको यहाँ से पता लग सकता है घनश्याम से और चरण कमल से, इन दोनों से। अब ये जो नया शब्द है ना, आपने देखा यहाँ पे उपमान और उपमेय, तो उपमान और उपमेय में समानता बताई जाती है। बस ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, समानता। विशेषण और विशेष्य में क्या होता है कि एक विशेषण होता है और एक की विशेषता बताई जाती है, ठीक है। एक विशेषण होता है और एक की विशेषता बताई जाती है, लेकिन उपमान और उपमेय में एक दूसरे से समानता की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, ठीक है। तो घन श्याम, घन के समान श्याम, तो यहाँ ये उपमान है और ये उपमेय है, ठीक है। उपमान और उपमेय का संबंध है। तो घन उपमान और श्याम उपमेय, ठीक है, जहाँ उपमेय की उपमान से समानता की जाए। तो चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यहाँ भी उपमेय तथा उपमान का संबंध है क्योंकि समान शब्द आ रहा है, ठीक है। तो ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। महान पुरुष, ये विशेषण और विशेष्य हैं। महान विशेषण हो गया, पुरुष विशेष्य हो गया। तो महान है पुरुष जो, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसीलिए कर्मधारय समास है। तो ये सब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है आपका एक समास बचता है 6 नंबर, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची मतलब न्यूमेरल होता है, नंबर्स में होता है पहला पद, और जो पूरे समूह का बोध कराए, ठीक है। और क्या कराए, वो पूरे समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जानने वाली है कि पहला शब्द संख्यावाची होगा, नंबर्स वाला होगा। जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते हैं, चौराहा। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तो 4 मतलब 4 या संख्यावाची शब्द हो गया। तो 4 राहों का समूह मतलब क्या, एक ग्रुप, ठीक है। तो 4 राहों का समूह यानी जहाँ पर 4 राहें मिलती हैं। तो 4 पहला शब्द संख्यावाची है, इसीलिए ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखिएगा इसका उदाहरण, दूसरा क्या है, सप्त ऋषि। तो सप्त पहला शब्द सप्त है, तो सप्त का मतलब क्या होता है, संख्यावाची शब्द है। सप्त मतलब 7, तो 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि। नवग्रह, नव मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो नवग्रह क्या हो गया यहाँ पर, 9 ग्रहों का समूह। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चौ, सप्त, नव, ये संख्यावाची शब्द हैं, तो पहले पद हैं ये और संख्यावाची हैं, इसीलिए यहाँ पर ये द्विगु समास कहलाएंगे। अगला है तिरंगा। तो तिरंगा मतलब तिरंगा होता है 3 रंग का, 3 रंगों का समाहार। ऐसी चतुर्भुज, चतुर मतलब 4, तो 4 भुजाओं का समूह। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या है ये द्विगु समास के उदाहरण है। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ दोहरा सकते हैं जो हमने सीखा है। जैसे कि अभी हमने सीखा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप देना समास कहलाता है, ठीक है। तो ये जो हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब हम मिलाकर जोड़कर उसको छोटा करते हैं, संक्षिप्त मतलब छोटा उसको बना देते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है, ये प्रोसेस जो है वो समास कहलाती है। समास द्वारा बना शब्द समस्त पद कहलाता है। तो जब हम समास बनाते हैं मतलब छोटा है, उसके बाद शब्द बन जाता है, ठीक है। तो समास के बाद जो शब्द बनता है वह शब्द क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया, हमने समस्त पद बना लिया मतलब एक करके बना लिया, अब इसको वापस हमें फिर उसी पोजीशन में पहुंचाना है, तो अलग अलग जो करना होगा, तो अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह समास विग्रह कहलाती है, मतलब शब्दों को अलग अलग करना। इसके बाद देखिए समास के
मुख्यतः 4 भेद बताए गए हैं यहाँ पर, लेकिन आपको 6 भेद लिखने हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है मुख्यतः 4 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आपको इसमें 2 और ऐड करके लिखने हैं कि समास के जो है 4 नहीं 6 भेद होते हैं। तो 4 इन दोनों को भी आप जो कर्मधारय समास और द्विगु समास को भी उसमें नंबर काउंट कर लोगे उसको। ठीक है, जैसे कि अब अगला वाला वाक्य है, 2 अन्य भेद कर्मधारय समास या द्विगु समास होते हैं। ये भी तत्पुरुष के ही उपभेद है, तो इसलिए आप इसको अलग अलग ना करके सीधे सीधे आप लोग लिखेंगे कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 6 भेद समास के होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको PDF के माध्यम से पहुंचा दिए जाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा और आप फिर से इसको पढ़कर देखेंगे घर पे, और जो PDF में जो आपको कार्य दिया जाएगा उसको आप अपनी पुस्तिका में कर लेंगे, और साथ साथ इन चैप्टर्स को जो भी आपको पाठ दिए जा रहे हैं उनको हाथ के हाथ आप इनको लर्न करते हुए, याद करते हुए चलेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में परेशानी ना हो। धन्यवाद।